हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। आज मैं जा रहा हूँ लोटलीम बिग फूट विजिट करने के लिए। ये बिग फूट का एंट्रेंस है। ये टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट कलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से मेन एंट्री है जो आपको म्यूज़ियम के अंदर जाने के लिए मिलता है। से देखें इस खास तैयार किए गए गांव से जैसे छठे अवतार भगवान परशुराम ने सह्याद्री पर्वत पर खड़े रहकर अरबी सागर में तीर मारा। उस स्थान तक समुद्र का पानी पीछे हट गया और कोकण सहित गोवा का निर्माण हुआ। कामकाज और खाते लिखने के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता था। तू पहले इसमें ऐसा आएगा, वीडियो बनेगा, अभी ऐसे ले आप लोग मुझे इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? मेरे आवरण की वजह से? अरे की ओर जा रहे हैं। उनके कपड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि एक हिंदू है और दूसरा क्रिस्ती। उन दिनों में हम काष्टी अथवा लॉइन क्लॉथ पहनते थे। पीछे जो दिख रहा है वो नमक की खान है। समुद्र का खारा पानी ऐसी ही खानों में छोड़ा जाता जहाँ तेज धूप में पानी बाष्पित होकर नमक पीछे रह जाता। अब वही मच्छी बेचने वाली हूँ। मैं घर घर जाकर मच्छी बेचती हूँ। मेरे कपड़ों से मुझे आसानी से पहचाना जाता है। विशिष्ट खुले हुए आस्तीन का ब्लाउज और स्पष्ट आकृति की फैली हुई स्पेल छिलने वाले काम पे लगे हैं। इस आसान से उपकरण को कुबड़ा कहते हैं, जिस पर छिलकर नारियल को मंडी में बेचते थे। नारियल की जटा से धागे और नारियल पेड़ से तोड़ने, ताड़ से राफ्टर्स बनाने और बाकी काम होती थी। जोरदार हवाओं को झेलकर भी खड़ी रहने वाली ये मजबूत झोपड़ी पूरी तरह नारियल के वृक्ष से मिलने वाली चीजों से ही बनी है। मछुआरों का सारा कामकाज इसी झोपड़ी में होता था। देखिए, उनके द्वारा इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे नाव की दान, लंगर और जालों को सीने के लिए इस्तेमाल होने वाली खास लकड़ी की सुई। मछुआरों के संरक्षक संत अंथनी की तस्वीर प्रधान रूप से झोपड़ी में प्रदर्शित है। संत अंथनी की देव आराधना करने के बाद ही मछुआरे समुद्र में प्रवेश करने का साहस करते थे। कृपया कुछ सीढ़ियां चढ़ के गांव के अंदरूनी भाग का नजारा देखें, जहां किसान और खेतों में काम करने वाले मजदूरों का बसेरा था। सीढ़ियां चढ़ने के बाद फर्श पर गोबर का लेप लगा हुआ है। परंपरानुसार जो कपड़े वो पहनते वो बालकनी में लटकाए हुए हैं। महिलाओं का कापड़ और पुरुषों की काष्टी। एक ही आकृति में पाया जाने वाला ये कापड़ 3 रंगों में पाया जाता है। जुआओं की पत्नी कातरीन लाल रंग का कापड़ पहनकर बालकाओं में बैठी चावल चुन रही है। गोवा में किसान संतुष्ट रहता था। उसके होठों पे गीत और दिल में उमंग भरी रही थी, जिसे वो गानों से अभिव्यक्त करता था। उसके गानों को संगत देता घुमट, एक प्रकार का तबला जिसे मिट्टी के मटके के एक भाग को चमड़ी से ढककर बनाया जाता था। घुमट का इस्तेमाल हर धर्म और जाति के उत्सवों में होता है। ऊपर आपकी बाईं ओर टॉडी टेपर मार्टिन है, जो नारियल के पेड़ पर चढ़कर उसका अर्क निकालता है। उसके एक हाथ में नारियल के अर्क से भरा हुआ बर्तन और दूसरे में घास गराती है, जिससे वो ऊपरी पत्तों को तराशता है। इस नारियल के अर्क से गोवा का अमृत पीणी सारभूत होती है। आपके पीछे गौशाला है, जो हर घर में पाई जाती थी। जमीन खोदने के सारे उपकरण जैसे हल, मिट्टी बराबर करने का लेवलर आदि यहाँ प्रदर्शित हैं। हर गाय या बैल के गले में अलग घंटी बंधी रहती थी, ताकि किसान उन्हें घंटी की आवाज से पहचान सके कि आपकी नजर
कांच के गिलास में रखी हुई बीड़ियों पर पड़ी। ये अलग अलग प्रकार की बीड़ियां कटहल, केले या कूड़ों के पत्तों में तंबाकू को लपेटकर बनती थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हर गौशाला के ऊपर कछुए का कवच रखा जाता था। मान्यता ये थी कि इस कवच का पशुओं पर शांत प्रभाव पड़ता था। ये मटका जो आप देख रहे हैं, ये मामूली नहीं है। इसे कोंकणी में बोड़गो कहते हैं। मिट्टी और गोबर का लेप लगाया हुआ ये मटका थर्मस का काम करता है। इसमें कंजी डाल आमने सामने काजू फेनी की भट्टी है। घर के सदस्य काजू का फल दिन में 2 बार इकट्ठा करते और औरतें काजू को फल से अलग करती। आदमी उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचलकर रस मटकों में भरते। किण्वित रस को एक बड़े मटके में डालकर उबाला जाता है और उससे उठने वाली वाष्प को छोटे मटके में संयमित किया जाता है। इस मटके को पानी डालकर ठंडा किया जाता है, तब जाके पहला सारभूत खुराक बनता है, जो एक हल्की शराब है। इसे खासकर गर्मी के महीनों में पिया जाता है। खुराक को एक बार फिर जब और किण्वित रस से मिलाकर उबालते हैं, तब जो दूसरा सारभूत होता है, उसे काजू फेनी कहते हैं। यह काफी तेज शराब होती है। काजू के बीज को सेंक कर फोड़ते हैं और अंदर का तत्व निकालते हैं, जैसे कि ये हरी साड़ी वाली महिला कर रही है। जो कवच बचते हैं उनसे गांव के मुंह का झरना। यहाँ पानी नहर से होकर गांव के मुंह से बहता है, क्योंकि गाय को एक पावन पशु माना जाता है। ये झरना गांव वालों की जरूरतों को पूरा करता था। पशु इसके पानी से ठंडक लेते थे और महिलाएं यहाँ कुम्हार है। उन दिनों में कुम्हार बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि ज्यादातर घरेलू वस्तुएं मिट्टी की थी। इन बर्तनों को बनाने की विधि के अलग अलग पड़ाव यहाँ प्रदर्शित हैं। मिट्टी को छानने से लेकर कच्चे बर्तन को पकाने तक। नंदू के बगल में इनास का घर है। इनास एक बढ़ई है और उसका घर भी उसका कारखाना भी है। पर्दे के पीछे उसकी बीवी बच्चे को खाना खिलाती दिख रही है। उस जमाने के बढ़ई पश्चिमी तरीके को भारतीय नमूने से मिश्रित कर वाकई में कलात्मक फर्नीचर तैयार करते थे, जो आज भी लुभावना है। बढ़ई के पीछे है गोवा का चरवाहा, जिसे डंगर कहते हैं। ये सयाजी के पहाड़ी इलाकों में बसता है और ज्यादातर बकरियों की देखभाल करता था। उसके पास कुछ गोधन भी होते थे। जब उसकी जरूरत पड़ती, खासकर खेतों में बीज बोने के समय या फसल काटने के समय, तब वो नीचे आकर किसानों की मदद करता। बदले में अपने उपभोग के लिए अनाज। जब भी गांव वाले बाहर यात्रा करते तो अपनी और घर वालों की सलामती के लिए साफ दिए जलाते थे। उन दिनों रावण को मिट्टी के घोड़े खेत चराते थे। आजकल अगरबत्ती और नारियल चलाए जाते हैं। आप चढ़कर हस्तशिल्प या हैंडीक्राफ्ट Fame of each 100, singer top 100. आपको ले चलते हैं म्यूजियम के अंदर। शॉपिंग सेंटर है, वहाँ पे आप छोटे मोटे सामान खरीद सकते हैं अपने बच्चे के लिए और अपने फैमिली के लिए। Box में पैकेज है ना, the big one box से। डबल चार्ज तो सब कैरी बैग। Explanation
ये गोवा के गांव का प्रकृति अमीर इलाका है। धर्म में भेदभाव किए बिना मिलजुल कर रहते थे। गौर कीजिए, आपकी अत्यंत बाई ओर गंगाराम एक स्थिति में धोती के ऊपर कोट और टाई पहन रखी है। उनके पीछे दोनों बुल्गेरिया ने साड़ी के ऊपर एक ओढ़ ओढ़ रखी है। और उसके पीछे जमींदार अपनी बालकनी में पाइप से तंबाकू पी रहे हैं। उसके बाद आप अब्दुल्ला को खड़े देख सकते हैं, जिनकी दाढ़ी से आसानी से उनके मुसलमान होने की पुष्टि होती है। पिंकी, एक नवयुवक लड़की, गहरी सांस लेकर कुदरत की सुंदरता का एहसास ले रही है। यहाँ पर एक कैथलिक महिला लिली सफेद लहराता गाउन पहनकर अपने पालतू कुत्ते के साथ टहलने जा रही है। उनका सेवक उनके लिए छाता लेकर पीछे टहल रहा है। थोड़ी दाईं तरफ एक हिंदू महिला लता अपने घर से दिवजा लेकर मंदिर के लिए निकल रही है। लता के घर के बाजू में फूल बेचने वाली औरत शब्दुलैन फूलों का हार पिरो रही है। उन दिनों जब तक बालों को फूलों से संवारा नहीं जाता, तब तक औरत का पहनावा पूरा नहीं होता था। शौक से कहना पड़ता है कि आजकल फूल महिलाओं के बालों में कभी कभार ही दिखते हैं। उसके बाजू में गोविंद का घर है, जो बुनावट करता था। उसकी सेवाएं बहुत ही आवश्यक थी, क्योंकि उन दिनों प्लास्टिक की तो रचना ही नहीं हुई थी। गोविंद बांस से टोकरे, चटाई और भी बहुत सारी कामकाज या घरेलू इस्तेमाल की वस्तुएं बुनता था। आपके नजदीक दाहिनी ओर कंगन वाला विभिन्न प्रकार के कंगन अलग अलग नाप और रंगों में दिखा रहा है। क्या आप जानते हैं, गोवा के गुजरे जमाने में एक औरत की जिंदगी के अलग अलग पहलू उसके हाथों की चूड़ियों से पता चलते थे। सफेद और काले रंग की चूड़ियां बच्चों को बुरी नजर से बचाती थी। रंगीन चूड़ियां नवयुवक लड़कियों के लिए, खास आकार और रंग की चूड़ियां मंगनी हुई लड़कियों के लिए, हरी चूड़ियां गर्भवती महिलाओं के लिए और काली चूड़ियां कुछ विधवाओं के लिए होती थी। अब हम रुआ आना मॉर्निंग से गुजरेंगे। यहाँ अलग अलग लोग व्यापार चला रहे हैं। जल्दी आपको गणपत दिखेगा, जो चने बेचने वाला है। चने उसी वक्त सेंक कर ग्राहक को बेचे जाते थे। क्या आप इन्हें चखना पसंद करेंगे? चलिए आगे बढ़कर खरीद ही लीजिए। गणपत का सहायक आसपास ही होगा। हिंदू घरों के आंगन में तुलसी का स्थान प्रमुख होता है। यहाँ आनंद का परिवार भगवान गणेश की आराधना करते हुए दिखाई दे रहा है। गौर कीजिए, बालकनी का एक हिस्सा रसोई घर में बदला हुआ है, जहाँ त्योहार में भेंट होने वाली सारी मिठाई तैयार की जा रही है। गोवा के हिंदुओं के लिए गणेश चतुर्थी ही सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है। आनंद के घर के बाजू में आपको समुद्र मंथन का वर्णन दिखाई देगा। समुद्र मंथन से समुद्र का अमृत प्राप्त कर भगवान राक्षसों से युद्ध में अजय हुए। इसी दौरान भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। रुआ आना मोरीन हमें बाजार में ले जाता है, जिसे उन दिनों टींटो कहते थे। टींटो एक ऐसी जगह थी जहां गांव में और आसपास के इलाकों में होने वाली खबरों की जानकारी मिलती थी। देखिए, टींटो के एक खंभे पे पोस्टर चिपका के यात्रा का इश्तिहार दिया गया है। बाएं सिरे पे गांव का ढिंडोरा पीटने वाला गांव वालों की महत्व की खबरों का प्रचार कर रहा है। दाहिने सिरे पे कर समाहर्ता या टैक्स कलेक्टर है, जो कर इकट्ठा करने के अलावा अपनी घरेलू जरूरत की वस्तुएं भी ले जाता है। आपके पीछे जो दो लैटराइट के खंभे हैं, उसे दोहरने कहा जाता है। ये एक उभरा हुआ मंच है जो भारी बोझ उठाने वाला है, आराम और राहत उपलब्ध करता था। कोई भी गुजरता ये मिल के पत्थर का काम भी करते थे। टींटों के अंदर बैठकर आदमियों के बाल और दाढ़ी बनाता था। गोवा में हजाम की एक और बहुत ही जरूरी भूमिका होती थी, शादी के जोड़े बनाने की और कई बार कहानियां सुनाने की भी। आगे बढ़े और वो दो सीढ़ियां चढ़कर दोना मरिया के आंगन में प्रवेश करें।
जैसे कि आप देख सकते हैं बाएं सिरे पे मिस्त्री या गिरिजाघर गायक दल के उस्ताद अपने घर में प्रतिभाशाली बच्चों को विशेष क्लासेस दे रहे हैं। उस समय सर्वाधिक अधिमान्य बाजा वायलिन ही था। वायलिन इतना लोकप्रिय हो गया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में उसे अंगीकृत किया गया। भौगोलिक वक्त चाहते हैं तो अपनी घड़ी को सही कीजिए। मिस्त्री के घर के बाजू में तबाकरिया या तंबाकू घर है। तंबाकू का व्यापार प्रमुख उद्योग था, इसलिए तंबाकू घर हुआ करते थे। इन तंबाकू घरों से ही गोवा में डाक संबंधी सेवाएं शुरू हुई। इस बड़ी दीवार को पौंत कहते हैं, जहां झरने का पानी नहर से होकर समुद्र के बादशाह पोर्ट नेपच्यून के मुंह से निकलता है। ये पानी गांव से घूमते हुए बहकर आखिरकार उस तालाब में पहुंचता है जो हमने पहले देखा था। अब डोना मारिया से मिलकर उनके घर की एक झलक देखने के लिए पीछे। डोना मरिया उस समय की प्रारूपी जमींदारन। यहाँ हम अपने पालतू कुत्ते जिमी के साथ बालकनी में बैठकर अपने बागीचे के नजारे का आनंद उठा रहे हैं। हमारे वस्त्र विभिन्न संस्कृतियों का मेल मिलाप है, जहाँ पुर्तगालियों के उपनिवेश हुआ करते थे। हमारे बालों की शैली जापानी है। कुर्ता चीनी ट्यूनिक या चुस्त जैकेट का आशोधन है। हमारा लहंगा दक्षिण पूर्व एशियाई में कमर पर पहने जाने वाले वस्त्र सरोंग का अनुकलन है, और उसे थोड़ा सा भारतीय टच देने के लिए हमने कंधे पर दुपट्टा ओढ़ रखा है। हमारे घर के स्तंभ के नीचे की चौकी ऊंची है और ऊपर चढ़ने के लिए कई सीढ़ियां हैं। इससे घर को बुलंदी मिलती है और बाकी पड़ोसियों को बैठकर गपशप उड़ाने की जगह भी। आप देख सकते हैं कि कुआं हमारे घर की रसोई घर का हिस्सा है, ताकि हमारी दासियां आसानी से जब चाहे पानी खींच सके। गौर कीजिए, हमारे घर में पकाने और भंडार में रखने के लिए भी इस्तेमाल होने वाले सारे बर्तन मिट्टी के थे, जैसे कि वो दौड़ वहां पर। आपने गोवा की सुलगी हुई सॉसेजेस के बारे में सुना ही होगा। यहाँ आप उन्हें आपके पीछे गौशाला के सारे उपकरण
8 तस्वीरों द्वारा चित्रित की गई कहानी में आपको चट्टान में पाए गए पग चिन्ह का नाम, इस जगह को पढ़ने की जानकारी मिलेगी। ये कहानी एक दौलतमंद आदमी महावीर की है, जो दयालु और उदार था और गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। लालची लोग झूठ बोलकर उससे खाए। अंत में महावीर के पास देने के लिए और कुछ नहीं बचा। पूरब ने उसे अपना घर बेचने पर मजबूर किया और वो पैसे भी हड़प लिए। महावीर और उसकी बीवी बेघर होकर सड़क पर उतर आए। फिर एक दिन महावीर की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। जिनकी मदद करने के लिए महावीर ने अपना सब कुछ त्याग दिया, हमेशा के लिए छोड़ दिया। इन्हें जला सकते हैं अगर मैं तब तक हम लोग उधर से आएंगे। चलिए अरे चप्पल हम वहीं खोल दिए। शिट। One also notices a particular type of ornament called fura, meaning flowers of gold worn by gold-Hindi women distinctly adorning Mirabai's head. A lotus and half sun on the empire add to the mystic of Sant Mirabai. This work has been cited in the Limca Book of Records as the longest laterite sculpture in India, ranking 96. India Book of Records, World Records India, and Unique World Records as the biggest laterite sculpture. The Indian Post has released a special cover of Sant Mirabai.
भी सामान आओ उधर कैप्सी कर भी जानी ना ना तो कैप्सी कर बात ओके फ्रेंड्स, आज मेरा बिग फूड म्यूज़ियम का टूर कंप्लीट हुआ और अब मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ बाहर जाने के लिए। मैं आपको बिग फूड के बाहर के नज़ारे दिखाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे नज़ारे हैं देखने के लिए और बहुत सारे यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए। अट्रैक्टिव प्लेस है और यहाँ पे बाहर में एक ग्राउंड है जो यहाँ बच्चे लोग कैंपिंग करने के लिए भी आते हैं। बहुत ज़ोर शोर से यहाँ पे फुल नाइट स्टे करते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हालेलुया, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।